हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, उम्मीद थी कि नेपाल अब भारत के साथ संबंध अच्छे कर रहा है या फिर अच्छे संबंध स्थापित करने वाला है, लेकिन अचानक से रातों रात जो बड़ा फैसला नेपाल ने लिया दोस्तों, जो आपको हम बताने वाले हैं, वो हर किसी को चौंका रहा है। नेपाल ने अब भारतीय आम पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, जापान के बाद अब नेपाल ने भी दिखाए अपने तेवर, भारतीय आमों के आयात पर लगा दी रोक। अच्छे संबंध स्थापित करने के बीच इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया दोस्तों। बताएंगे आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला नेपाल ने भारतीय आमों को लेकर। पहले पार्टी अध्यक्ष, उसके बाद विदेश मंत्री को नेपाल भेजने के बाद ऐसा फैसला उठाया है, जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे वही नेपाली विदेश मंत्री चीन जाने वाले हैं, बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं भारत को। क्या है नेपाल का मंसूबा दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे। उधर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग में झुलसे कई लोग, पाकिस्तानी सेना ने बरसाई गोलियां, 26 की मौत और 190 से ज्यादा घायल। इन झड़पों को देखकर, इन बवाल को देखकर दोस्तों ब्रिटेन आया बीच में, तो ब्रिटेन को भी हड़काने का प्रयास किया पाकिस्तान ने। पीओके में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने उठाई अपनी आवाज, तो पाकिस्तान को लगी बड़ी और तगड़ी मिर्ची। बताएंगे क्या जवाब दिया ब्रिटेन को पाकिस्तान ने और क्या कहा ब्रिटेन ने। वहीं आपको बताएंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 69 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के बाद नो मैंस लैंड में फंसे 10 लोग, जिनको वापस बुला लिया बीएसएफ ने। आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला बीएसएफ ने दोस्तों, क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है बॉर्डर पर, सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। उधर डोमेस्टिक खबरों में आपको बताएंगे बीजेपी में विलय करेंगे ममता बनर्जी के सांसद या फिर बनाएंगे नया गुट। शताब्दी रॉय के घर क्या हुई चर्चा, कैसे टीएमसी सांसद विधायकों के सुर हुए बागी, बंगाल की सियासत में मचा बवाल, क्यों टूट रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। तो वहीं सबसे बड़ी चौंकने वाली खबर दोस्तों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। एनडीए सरकार ने दिया फुल टू फुल शॉक, 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा पड़ेगा इसका तगड़ा असर दोस्तों। बताएंगे सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर साल में अब सिर्फ इतने ही मिल पाएंगे, और क्यों लिया ये फैसला और कितने मिलेंगे, यानी गैस सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर इतनी कर दी गई है। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल भारत से दूर जाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और आज नहीं तो कल इसको रियलाइज हो जाएगा कि भारत कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए, मानते हैं कि अपने आप घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाएगा, भारत से माफी मांगेगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी अहम जानकारी की, जहां नेपाल ने भारत से आम समेत कई फलों के आयात पर अचानक रोक लगा दी है। इससे नेपाल में फलों के दाम में तेजी देखी जा रही है दोस्तों। मंडियों में व्यापारी सप्लाई और कारोबार को लेकर परेशान है, इसका सीधा असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। नेपाल के कई शहरों में आम समेत लगभग सभी फलों की कीमतों में तेजी देखी गई है। वर्तमान में नेपाली बाजारों में सिर्फ स्थानीय आम ही मौजूद है, जो कीमत और गुणवत्ता के मामले में भारतीय आमों से कमतर माने जाते हैं दोस्तों। राइजिंग नेपाल डेली की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में गर्मियों के मौसम में आम को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। चूंकि नेपाल में आम का सीमित उत्पादन होता है, ऐसे में स्थानीय डिमांड को पूरा करने के लिए नेपाली व्यापारी भारत से बड़ी मात्रा में आम की खरीद करते हैं, लेकिन अचानक लगे प्रतिबंधों ने उनके व्यवसाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर दिया है दोस्तों। नेपाली व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में रुकावट का असर बाजार पर दिखने लगा है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक घरेलू कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना एक अच्छा कदम है, लेकिन बिना पूरी तैयारी या लंबी अवधि की रणनीति के अचानक लगाई गई इस रोक ने कारोबारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं दोस्तों। नेपाली आम का उत्पादन का मौसम सिर्फ 2 महीने का होता है, इसलिए साल भर मांग पूरी करने के लिए इनका भारत से आयात करना जरूरी हो जाता है। अब भारत से आम न आने के कारण स्थानीय तौर पर उत्पादित आमों की कमी पड़ने लगी है और कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। नेपाली फल विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आयात पर रोक लंबे समय तक जारी रही तो ग्राहकों को बहुत ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुछ व्यापारी सप्लाई के दूसरे स्रोत खोजने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि तुरंत फलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। ग्राहकों ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के हफ्तों में आम और केले की कीमतें बढ़ गई हैं। दोस्तों ये तो रही एक पार्ट जहाँ पर दाम को लेकर इसका कारण बताया जा रहा है कि
दाम की वजह से रोक लगा दी गई है आमों पर, भारतीय आमों पर। लेकिन अगर इसका दूसरे पहलू की बात करें तो उसमें कुछ और कारण दिया गया है दोस्तों। दुनिया भर में अपनी मिठास के लिए मशहूर भारतीय आम अब विदेशी बाजारों में जांच के घेरे में आ चुके हैं। जापान के बाद अब नेपाल ने भी भारतीय आमों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों हम आपको ये दूसरा पहलू बता रहे जिसमें बताया गया है कि नेपाल ने भारत से आने वाले आमों के आयात पर टेम्परेरी प्रतिबंध लगाया है। लेकिन नेपाली अधिकारियों के मुताबिक जो कारण दिया गया है दूसरा वो ये कि क्वारंटीन जांच के दौरान कुछ खेपों में कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सुरक्षा सीमा से अधिक पाए गए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इससे पहले जापान ने कुछ दिन पहले 20 साल बाद भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरे पहलू के मुताबिक नेपाल के खाद्य सुरक्षा और क्वारंटीन अधिकारियों का कहना है कि हाल की जांच में कुछ आयातित आमों में कीटनाशक अवशेष यानी कि पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज अनुमत सीमा से अधिक पाए गए हैं। इसी के चलते अधिकारियों ने सीमा चौकियों पर जांच बढ़ा दी है। मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट यानी कि अधिकतम सख्ती से मानकों को लागू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। तो ये इसके दो कारण दिए गए दोस्तों। पहला जो हमने आपको बताया कि दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए अब व्यापारी नहीं खरीद पाएंगे भारतीय आम। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भारत के जो आम है वो गुणवत्ता के मामले में सटीक नहीं उतर पा रहे हैं। जो नेपाल ने रीजन दिया है दोस्तों वही रीजन दे रहा है नेपाल। ऐसे में आमों के आयात पर लगी अस्थायी रोक भारतीय निर्यातकों को प्रभावित कर सकती है दोस्तों। सीमा पार व्यापार पर अल्पकालिक असर डाल सकती है। आम उत्पादकों और व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो जाता है तो प्रतिबंध को बाद में हटाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल आम का समय चल रहा है, अगर इस समय आम के ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो बाद में हटाकर क्या ही फायदा। हमें तो ऐसा लगता है दोस्तों कि नेपाल दूसरा कोई बड़ा खींच निकाल रहा है भारतीय आमों को लेकर, जो अपना तेवर दिखा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव या फिर इसके पीछे का कारण भारत के साथ क्षेत्र विवाद हो सकता है। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जहां एक तरफ हम ये मान रहे थे कि नेपाल जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है क्योंकि पहले उसने पार्टी अध्यक्ष को भारत यात्रा पर भेजा था, उसके ठीक बाद नेपाली विदेश मंत्री को भारत भेजा। लेकिन जब तक ये दोनों भारत आए थे दोस्तों तब तक नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक शब्द भी कुछ भारत के खिलाफ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ये दोनों भारत की यात्रा खत्म करके वापस लौटे दोस्तों, हमें नहीं लगता कि वो नेपाल पहुंचे भी होंगे कि अचानक से आम पर ये बड़ा फैसला ले लिया नेपाल ने। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि सिर्फ इस फैसले को तब तक के लिए रोका गया था जब तक कि ये दोनों भारत की यात्रा सफल नहीं कर लेते। इसी बीच दूसरा बड़ा झटका भारत को देने का ये प्रयास किया है नेपाल ने कि भारत के बाद अब बीजिंग यात्रा पर जाएंगे नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल। वहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से करेंगे मुलाकात। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन में बैलेंस बना रहा है नेपाल या फिर अब एक तरफा गेम खेलेगा नेपाल? जी हाँ दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत यात्रा समाप्त करने के बाद अगले सप्ताह चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। सोमवार को स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी। स्थानीय सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया पोर्टल ऑनलाइन खबर ने बताया कि खनाल 14 जून को बीजिंग जाएंगे। आधिकारिक बैठक 15 से 16 जून को प्रस्तावित है। इस दौरान नेपाल के विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष वांग यी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के अंतर्राष्ट्रीय विभाग प्रमुख लिu हाइजिंग से भी वार्ता कर सकते हैं। खनाल नेपाल के प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। 17 जून को वो स्वदेश लौट जाएंगे। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सवाल यह है कि क्या भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाना चाहता है नेपाल या फिर कुछ और? तो आपको बता दें, भारत और चीन के बीच मौजूद नेपाल दोनों ही देशों से दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाहता है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नेपाल अपनी विदेश नीति पर अडिग है। वो लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत पर कायम रहेगा। वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में नेपाल सरकार ने कहा है कि वो पारस्परिक लाभ, राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभु हितों के आधार पर संतुलित विदेश संबंधों को मजबूत करेगी तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट पावर का उपयोग करेगी। बजट दस्तावेज में कहा गया कि हम पारस्परिक लाभ, राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभु हितों के आधार पर संतुलित विदेश संबंधों को मजबूत करेंगे तथा आर्थिक समृद्धि के लिए सॉफ्ट पावर का उपयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह है पूरी कहानी नेपाल की, जो अब तक बालेन्द्र शाह को समझ में नहीं आया है कि उसको भारत के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगना, प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर आपको बता दे उधर
पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग, पाकिस्तानी सेना ने बरसाई गोलियां, 26 की अब तक मौत और 190 घायल की जानकारी। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर बगावत की आग भड़क उठी है। अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले पूरे पीओके में रविवार यानी 7 जून को बंद और प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। फिर वहीं कल को लंदन में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पीओके के रहने वाले और प्रवासी पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने आम लोगों पर गोलीबारी की और पैलेट गन चलाई। रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के दमन में पीओके के कुल 26 लोगों की जान जा चुकी है और कुल 190 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें से कई लोगों के शरीर पर पैलेट गन के ठर्रों के निशान हैं। साथ ही साथ पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है और पूरा मुजफ्फराबाद इस समय बंद है। आधिकारिक आंकड़ों के इतर पीओके के लोग वीडियो बयान जारी करके आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के रावलकोट के दमन में 100 से 150 लोगों की जानें गई हैं। तो वहीं पीओके में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने भी उठाई अपनी आवाज, तो पाकिस्तान को लगी तगड़ी मिर्ची, दुनिया को देने लगा सफाई। दोस्तों, जी हां, पीओके पर पाकिस्तान को भारत तो हमेशा से लताड़ लगाता आ रहा था, अब दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान को आईना दिखाने लगे हैं। दोस्तों, पीओके में बिगड़े हालात पर कुछ ब्रिटिश सांसदों ने सवाल उठा दिए तो पाकिस्तानी बिलबिला उठे। पाकिस्तान ने कहा है कि दूसरे देशों के नेताओं को उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले कुछ लोग पीओके के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने देश के सकारात्मक काम करने चाहिए। पहले आपको बताते दोस्तों, आखिरकार ब्रिटिश सांसदों ने क्या कहा। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों की किस बात पर भड़का पाकिस्तान। दरअसल इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन की अगुवाई में 30 से भी अधिक सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर को पत्र लिखकर पीओके के हालात पर चिंता जताई है। बस यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। अब वो इन नेताओं पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है, मसलन कि वे पहले अपना घर देखे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि पीओके और पाकिस्तान में लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की पूरी आजादी है। पाकिस्तान भले ही शांति की बात करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पीओके में पुलिस और आम लोगों की भिड़ंत में अब तक 26 से लेकर 100 लोगों की मौतें हो चुकी है। जैसा रिपोर्ट सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि 100 से भी ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। वहीं जो रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया उसमें 26 लोगों की मौत बताई गई है, कई लोग घायल हैं। इतनी हिंसा के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अस्पतालों पर हमला और आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाना हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि अगर ये सरकारी संपत्तियां हैं जैसे कि दफ्तर वगैरह और फिर अस्पतालों पर हमला, आखिर ये किन लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आएगा? आम लोगों के इस्तेमाल के लिए ही तो आएगा। ऐसे में आम लोगों की मौत फिर क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। और वही आवाज उठाई ब्रिटिश सांसदों ने, जिसको चुप कराने के लिए तुरंत के तुरंत रिप्लाई देने लगा पाकिस्तान। कहने लगा घरेलू मसला है, दखल मत दो वरना बुरा होगा। अच्छा होगा कि अपने मामलों में दखल अंदाजी करो, अपने काम करो, पीओके पर ध्यान मत दो, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इन पाकिस्तानियों को, इस पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो लगातार पीओके को लेकर पीओके की जनता पर दमनकारी और अत्याचारी वाला व्यवहार किया जाता है? आप लोग राय दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान ने भारतीयों के लिए जारी कर दिया वीजा। शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा डायरा साहिब के कर सकेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, भारत से पाकिस्तान के पवित्र सिख गुरुद्वारों के दर्शन करने जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी और लेटेस्ट अपडेट है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने भारतीय सिख श्रद्धालुओं को कुल 737 वीजा जारी कर दिए हैं। ये श्रद्धालु 10 से 19 जून 2026 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले सालाना उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। ये वार्षिक समारोह सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने सोमवार यानी 8 जून कल को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है। इस फैसले के बाद उन सैकड़ों श्रद्धालुओं का रास्ता साफ हो गया है जो लंबे समय से इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, उधर आपको बता दें, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 69 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के बाद नो मैंस लैंड में फंसे 10 लोगों को बीएसएफ ने बुलाया वापस। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 69 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो चुका है। इस दौरान दोनों देशों के बीच नो मैंस लैंड में फंसे 10 लोगों को सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ वापस भारत लेकर आई है। बांग्लादेश ने इन लोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और आरोप लगाया था कि इन्हें जबरन उनकी सीमा में ढकेला गया है। हालांकि भारत ने कहा था कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और इनकी पहचान भी हो चुकी है। इसके बावजूद उनका देश अपने लोगों को स्वीकारने को तैयार नहीं है।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ ने पंचगढ़ सदर उप जिला के बोराबारी प्रधान पारा बॉर्डर पर जीरो लाइन से 10 लोगों यानी जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे उनको वापस बुला लिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी ने दावा किया कि रविवार रात 2:40 पर बीएसएफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी लाइटें बंद कर दी और उन 10 लोगों को अपने इलाके में वापस ले गई। उसने आरोप लगाया कि शुक्रवार सुबह बीएसएफ ने इन्हीं लोगों को इसी बॉर्डर से बांग्लादेश भेजने का प्रयास किया था। बीजीबी ने दावा किया कि उनकी कड़ी निगरानी के कारण ये लोग बांग्लादेश में दाखिल ना हो सके, तब से वे जीरो लाइन पर एक खेत में बनी संकड़ी मेड़ पर रह रहे थे। बीजीबी ने यह भी दावा किया कि ये लोग तेज धूप और तूफान का सामना कर रहे थे। ये लोग शुक्रवार सुबह 5 बजे से रविवार रात 2:40 तक वे 69 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे, क्योंकि किसी भी देश ने उन्हें अपने इलाके में आने की इजाजत नहीं दी। नतीजतन उन्हें चारों तरफ जमा बारिश के पानी से घिरी उस संकरी मेड़ पर रहने के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस घटना के सिलसिले में शनिवार दोपहर 12:30 बजे बोराबारी प्रधान पारा बॉर्डर पर बांग्लादेश की नील फुमारी 56 बीजीबी बटालियन और भारत की 93 बीएसएफ बटालियन के बीच बटालियन कमांडर स्तर की एक फ्लैग मीटिंग हुई। इससे पहले शुक्रवार को बीजीबी की बोराबारी बीओपी और बीएसएफ के साक्टी कैंप के बीच कंपनी कमांडर स्तर पर एक और फ्लैग मीटिंग हुई थी। हालांकि बाद में 2:30 रात में हल्की बारिश के दौरान बीएसएफ के जवान आए और उन 10 लोगों को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं जानकारी ये भी है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तालमेल के लिए दिल्ली में डीजी स्तर की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। दोस्तों, तस्करी और घुसपैठियों की वापसी पर मंथन हो रहा है, यानी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाने के मकसद से दिल्ली में 8 से 11 जून के बीच होने वाली डीजी स्तर की कॉन्फ्रेंस के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय दल सोमवार को बांग्लादेश से दिल्ली लैंड कर चुका है। दोस्तों, दिल्ली पहुंचने पर बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार और बीजीबी के डीजी सिद्दीकी के दलों के बीच मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान और रूस में बहुत बड़ा समझौता। दोस्तों, क्या भारत के दुश्मन के करीब जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? उठे कई सवाल। दरअसल पाकिस्तान और रूस ने अवैध माइग्रेशन को रोकने और ड्रग तस्करी से निपटने के लिए समझौते किए हैं। यह कदम शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की इस्लामाबाद की कोशिशों का हिस्सा है। ये समझौता बिश्केक में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर कोलोतसेव के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया। नकवी एससीओ के गृह और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रियों की एक विशेष बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी में है। इस समझौते को पाकिस्तान रशिया संबंधों में मील के पत्थर की तरह देखा जा रहा है, जो भारत की चिंता बढ़ा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और रशिया ने अवैध माइग्रेशन को रोकने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश एक दूसरे के देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की वापसी के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में रशिया पाकिस्तान के लिए ऊर्जा का बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है तेजी से। वो भी जी हाँ, रशिया और पाकिस्तान ने तेल खरीद को लेकर कई समझौते भी किए हैं। रूस ने रियायती कीमतों पर पाकिस्तान को तेल की सप्लाई भी की है। पाकिस्तान और रशिया के बीच लंबे समय तक तेल खरीद को लेकर समझौते के लिए बातचीत भी हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रशिया से गेहूं खरीद को लेकर भी एक एमओयूज साइन किया है। दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं आप इसको क्लियरली देखकर कह सकते हैं कि इन समझौतों की वजह से पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के करीब आ चुके हैं दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपका इस पर क्या है राय? वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मॉस्को के छिपे एजेंडे को लेकर? दरअसल पाकिस्तान के सुरक्षा विश्लेषक मोहम्मद आमिर राणा ने डॉन में लिखे एक लेख में कहा कि पुतिन के बयान में एक छिपा हुआ संदेश था कि जैसे पाकिस्तान के चीन, अमेरिका और रशिया के साथ संबंध है, मॉस्को भी देशों से जुड़ने में यही तरीका अपनाता है। रशिया एकमात्र देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं पुतिन के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की एक और वजह है दोस्तों, उनको लगता है कि वो पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन से जुड़ सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ईरान से इजराइल तक 24 घंटे के भीतर बदली मिडल ईस्ट की बहुत बड़ी तस्वीरें। एक तरफ जमीन पर तबाही, दूसरी तरफ आसमान में बारूद। जी हां दोस्तों, पश्चिमी ईरान में अगली सूचना तक सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द किसी भी तरीके से ईरान छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इजराइल में सोमवार सुबह से लगातार हमलों के कारण सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। महज 24 घंटे के भीतर मिडल ईस्ट की तस्वीर एक बार फिर बदल
चुकी है दोस्तों। जमीन पर तबाही का मलबा और आसमान में बारूद छाया हुआ है। इस बीच ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप असहाय नजर आ रहे हैं। हालात दोस्तों ऐसे हो गए हैं कि उनके करीबी सहयोगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी बात तक नहीं सुन रहे। ट्रंप को सोशल मीडिया के जरिए ईरान और इजराइल से युद्ध रोकने की अपील करनी पड़ रही है। वहीं इजराइल पर ईरान ने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं दागी बल्कि हर मिसाइल के साथ संदेश भी भेजा। इन मिसाइलों पर लिखा था कि हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ईरान ने खैबर शेकन जैसी शक्तिशाली मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे इजराइल के कई हिस्सों में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों दरअसल ये संघर्ष उस समय भड़क उठा जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने पलटवार किया और देखते ही देखते ये संघर्ष सीधा तेहरान और तेल अवीव के बीच युद्ध में बदल गया। तेहरान से आई तस्वीरें चौंकाने वाली थी, जहां एक तरफ युद्ध और दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान के स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते नजर आए। ये लोग अपनी सेना के समर्थन में नारे लगा रहे थे और इजराइल को जवाब देने का जश्न मना रहे थे। वहीं इसी बीच ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सीज फायर चाहते हैं और शांति के लिए अंतिम बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के हमलों को अमेरिका की नीतियों से अलग नहीं देखता। इजराइल का साफ कहना है कि उसने लेबनान में हमला इसलिए किया क्योंकि वहां से उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। दूसरी ओर इजराइल के अंदर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध तेज हो गया। दोस्तों तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग नेतन्याहू के खिलाफ उतर आए और सरकार से युद्ध रोकने की मांग कर दी। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि वे आने वाले पीढ़ियों को युद्ध के हवाले नहीं करना चाहते। वहीं दोस्तों जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने खुद स्वीकार किया 24 भारतीयों से भरे टैंकर पर हमले की बात। कहा नाकाबंदी तोड़ने पर की हमने बमबारी। जी हां, अमेरिका की सेना ने खुद स्वीकार किया है कि उसने भारतीय चालक दल वाले एक तेल टैंकर पर हमला किया है। उसने कहा है कि इस टैंकर ने उसकी नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास किया था। इसके जवाब में ही हमने एक F-18 सुपर हॉर्नेट विमान ने ओमान के करीब मेडागास्कर के ध्वज वाले तेल टैंकर MT मैरीवेक्स पर हमला किया। हालांकि जहाज से मिले आपातकालीन संदेश के बाद उस पर सवार सभी 24 भारतीय चालक दल को बचा लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि हमले के वक्त यह जहाज खाली था और मस्कट के दक्षिण में लंगर डाले हुआ था। दोस्तों उधर आपको बता दें, वहीं चीन ने भारत को बताया साझेदार। कहा हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर हैं। पुतिन के संबंधों वाले बयान पर दिया यह जवाब। दोस्तों चीन ने भारत और रशिया के साथ त्रिपक्षीय संबंधों की जमकर वकालत की। उसने भारत को एक साझेदार बताया और कहा है कि हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि स्वाभाविक पार्टनर है। उसने ये भी कहा कि अच्छे संबंध बनाए रखना तीनों देशों के हितों में है और यह दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए फायदेमंद है। चाइना ने यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया इंटरव्यू पर टिप्पणी के दौरान दिया। इस इंटरव्यू में पुतिन ने चीन रशिया भारत और भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में बात की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को कहा कि चीन, रूस और भारत सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अच्छे संबंध बनाए रखना तीनों देशों के हितों में है और यह पूरे क्षेत्र और दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें भारत यूएई के संबंधों में हो रहे घटनाक्रम के क्या है मायने, पश्चिम से दक्षिण एशिया तक क्या होगा इसका असर। दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध एक पारंपरिक खरीदार विक्रेता व्यापारिक साझेदार से एक अत्यंत रणनीतिक और परिवर्तनकारी गठबंधन में परिवर्तित हो गए हैं। अमेरिका की अप्रत्याशित विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय सहित बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण दोनों देशों ने अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को तेजी से बढ़ाया है। जनवरी 2026 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षों के लिए $3 अरब के ऐतिहासिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG समझौते पर हस्ताक्षर करके इस गठबंधन को और मजबूत किया। साथ ही व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और एक व्यापक रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने की औपचारिक प्रतिबद्धता भी जताई। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताएगा। वहीं डोमेस्टिक खबरों की बात करते हैं, जहां बीजेपी में विलय करेंगे ममता के सांसद या फिर नया गुट बनाएंगे। शताब्दी रॉय के घर पर हुई चर्चा। दोस्तों ममता बनर्जी को अकेला छोड़कर बागी हुए टीएमसी के सांसदों ने सोमवार देर रात तक शताब्दी रॉय के घर पर चर्चा की। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि शुभेंदु कुछ ही देर में सांसदों से मिलकर निकल गए, लेकिन बाद में जो बातें सामने आई वो काफी कुछ कह रही हैं। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने इस बात पर लंबी चर्चा की है कि बीजेपी में विलय करना चाहिए या फिर पार्टी पर दावा ठोकर उसे एनडीए का हिस्सा बनाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सभी सांसद मंगलवार को एक साथ फिर मीटिंग करेंगे और बाद में मीडिया के सामने अपने फैसले का ऐलान करेंगे। इस बात की चर्चा है कि पहले ये सांसद नया गुट बनाएंगे और फिर बीजेपी में विलय कर जाएंगे। हालांकि इस पर आखिरी फैसला
सांसदों को खुला खुद लेना है और मंगलवार को वे मीडिया से इस बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता के बाद अब दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। लोकसभा में तृणमूल के 2/3 से अधिक सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। नतीजतन अब ये अटकलें लगने लगी है कि कोलकाता और दिल्ली में मिले हर दोहरे झटकों में ममता बनर्जी अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों खो देंगी। तो वहीं आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एनडीए सरकार ने दिया बहुत बड़ा झटका। 10.5 करोड़ लोगों पर सीधा असर। दोस्तों, सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर साल में अब 12 के बदले 4 ही मिलेंगे। जी हाँ, क्या है जानकारी, पूरी बात आपको बता दें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने अब सालाना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की रिफिल की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी है। इसका मतलब यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को साल में सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तो आपको बता दें, न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि ये बदलाव औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को साल में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे। हालांकि पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाकर 9 कर दी गई थी, जिसे अब और भी घटाकर 4 कर दिया गया है। दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा ने कहा है कि संशोधित सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समर्थन देना है। सरकार ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपए की लक्षित सब्सिडी शुरू की गई थी, जिसे बाद में अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया था। ये सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है। हालांकि अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत की अगर बात करें तो हाल ही में 2 बार बढ़ोतरी के बाद 942 रुपए तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यानी अब एक सिलेंडर 942 रुपए का मिलने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ जहां पर भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक एक्स पर, व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा अपने ग्रुप्स में। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।